हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एफसीसी की संकुलन क्षमता निकाली जाती है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा बीसीसी की संकुलन क्षमता, यानी बॉडी सेंटर जो क्यूबिक है उसकी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा कि बॉडी सेंटर जो होता है उसके अंदर किनारों के अलावा केंद्र में भी एक कण पाया जाता है। ठीक है, ये संरचना शायद आप लोग को याद होगी कि जो भी हमारे क्यूब होता है उस क्यूब के अंदर किनारों के अलावा और एक स्थिति पाई जाती है जहां पर कण उपस्थित होता है, वो है बॉडी के सेंटर में। ठीक है, इसीलिए इसे बॉडी सेंटर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमें इस प्रकार के इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी कि ऐसी अगर कोई क्यूब है उसके अंदर जो कण है वो कितना रियल में स्थान घेरते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बॉडी के सेंटर में है, इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं तो रियल में कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इसमें जो बीच वाला कण है वो ये रहा, बॉडी के सेंटर वाला, और एक ऊपर वाला कण, और ये नीचे वाला, और एक इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये चार कण इसमें विद्यमान होते हैं, क्योंकि देखिए रियल में चार नहीं होते, ये जो कण है वो इन 8 के 8 कणों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो 8 के 8 कणों को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये बॉडी के सेंटर में है। चार कण तो इसके आगे की ओर जो दिखाई दे रहे हैं वो स्पर्श करते हुए, और चार कण जो होते हैं वो उसके पीछे स्पर्श करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वो 3D संरचना में ही हम आसानी से देख सकते हैं, तो इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। तो हमें कुछ वैसा ही फील होगा जैसे हमें एफसीसी के अंदर दिखाई दिया था कि जो कण है वो 3 कणों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें इस कण का केंद्र और आखिर वाले कण का केंद्र, जहां तक कि हम इसकी त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे तो त्रिज्या हमें वही ज्ञात होगी जो एफसीसी के अंदर ज्ञात हुई थी। कितनी ज्ञात हुई थी, इसकी R, इसकी 2R और इसकी R, तो टोटल मिला के हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 4R। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है, देखिए ये कण बीच वाला ये रहा, ऊपर वाला कण ये रहा और नीचे वाला ये रहा, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसका मुझे मान ज्ञात करना है। अब इसका मान अगर मुझे ज्ञात करना है, इसकी अगर वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये ज्ञात करने से पहले मुझे इसकी और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों, तभी इसके अंदर एक त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकता, तो सबसे पहले अगर मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे किसकी ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी। ठीक है, इसे भी कुछ नाम दे दिया जाए ताकि समझने में आसान रहे। तो अगर मैं इसे ए कह रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं, इसे सी कह रहा हूं, ठीक है, तो इसे डी कह दूंगा और इसे ई कह दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नाम हो। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, ए सी ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए सी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए सी ज्ञात करना है हमें, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हमारा जहां से होता है वो होता है कि जो कण है या परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होती है। नॉर्मली हम कहते हैं परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो होती है, परमाणु या गोले की त्रिज्या कितनी होती है, R। ठीक, ये हो गई गोले की त्रिज्या। अब नेक्स्ट बात आती है कि सबसे पहले हमें निकालना है गोले का कुल आयतन। अब गोले का कुल आयतन निकालना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बीसीसी के अंदर कुल गोलों की संख्या या कुल कणों की संख्या कितनी होती। तो हम कहते हैं बीसीसी में कुल परमाणु या गोले, परमाणु या कण कितने होते हैं, तो हम कहते हैं चार, तो हम कहते हैं कितने होंगे, 2। एक तो कोनों पर उपस्थित होगा और एक इसके सेंटर, तो कुल मिलाकर इसकी संख्या 2 हो जाए। ठीक है, तो हमने इसकी संख्या पता कर ली। अब हम कहते हैं एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना आता है,
4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास टोटल मिला के कितने गोले या परमाणु हैं? 2 गोले हैं, तो 2 गोलों का आयतन 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा बीसीसी के गोलों का कुल आयतन बीसीसी के गोलों का कुल आयतन 8/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पहली बात पता चल गई कि गोलों का कुल आयतन कितना होगा। अब हमें प्राप्त करना है घन का कुल आयतन। ठीक है, तो घन का कुल आयतन अगर हमें प्राप्त करना है तो घन का कुल आयतन तभी प्राप्त होगा जब हमें एडी प्राप्त होगा, और एडी से पहले हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा? एसी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर, देखिए त्रिभुज कौन सा? ए सी और ई। तो ए सी त्रिभुज ए सी और ई। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या लिखूंगा मैं? सीई का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए पहले भी हमने पता किया था, ये भी ए होता है, सीई भी ए होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मान कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस एई भी कितना हो गया? ए स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 2a का स्क्वायर। आगे इसे और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? ए सी, इस रूट को मैं अगर उधर लेके जाऊं, स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो रूट में चेंज हो जाएगा 2a का स्क्वायर। उसे और कैलकुलेट करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? ये बाहर आ जाएगा a√2। तो ए सी इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया मुझे? a√2। तो मुझे ए सी का मान पता चल गया, वो कितना था? a√2। ठीक है, अब यहाँ ए सी और ए डी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये केंद्र में है, पूरे क्यूब के केंद्र में है। तो देखिए मुझे ए सी पता चल गया, और सी डी तो हमें पता ही है, ए होगा ही। विकर्ण पता नहीं होता, बाकी चीजें हमें पता रहती है। तो सी डी हमें पता है, ए सी पता है, और ज्ञात क्या करना है? ए डी। ठीक है, तो ए सी का मान हमें पता चल गया। अब इस मान को हम आगे रख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मान आप लोग याद रखिएगा कि गोले का कुल आयतन कितना आया? गोले का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ था? 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें एसी कितना प्राप्त हो गया? a√2। अब हमें कौन सा त्रिभुज याद करना है? त्रिभुज ए, देखिए ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है, तो एडी ज्ञात करना है, तो एडी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है? सीडी का स्क्वायर। अब देखिए एडी तो वैसे का वैसा रहेगा, इसका तो ज्ञात करना है हमें। एसी कितना है? a√2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है? सीडी यानी ए का स्क्वायर। a√2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए a√2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। √2 है, इसका मतलब ये तो स्क्वायर में चला गया। ये कितना है? √2, तो कुछ ऐसा होगा। तो देखिए 2 × 2 आ गया, तो इसका मतलब इस पे जो रूट है वो हट जाएगा। तो ये मान कितना प्राप्त होगा हमें? 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हट गया, तो हमारे पास कितना रहा? ओनली फॉर 2, तो 2a का स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एडी वैसा का वैसा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3a का स्क्वायर। ठीक है, एडी स्क्वायर। अब देखिए इधर मैं रूट का निशान हटाता हूं तो क्या आ जाएगा? एडी इक्वल टू √3a का स्क्वायर। स्क्वायर का निशान हटाया
तो यहां पर क्या आ गया, रूट, है ना। अब देखिए इस रूट को हमें सॉल्व करना है, तो हमने पहले भी बात की थी कि रूट 3a है, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, a रूट 3, ये क्या है AD, ठीक है। तो हमें AD बराबर a रूट 3 प्राप्त हो गया। देखिए हमने अभी त्रिज्या निकाली थी कणों की, तो हमने कहा था कणों की त्रिज्या के अंदर, ये देखिए कणों की त्रिज्या, ठीक है। तो हमने कहा था इसे r माना था, इसे 2r माना था और इसे वापस r माना था, तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हुआ, प्राप्त हुआ था 4r। यानी हमारे a से d, ये AD है, ये कण फर्स्ट वाला a, ये मध्य वाला कण और ये d वाला, ठीक है। तो a से d तक की हमें कितनी त्रिज्या प्राप्त हुई, स्पर्श करने वाले कणों की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 4r, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास AD बराबर कितना है, AD बराबर कितना है 4r, तो मैं मान रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 4r इक्वल टू a रूट 3। लेकिन मुझे तो a ज्ञात करना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r अपॉन रूट 3, ठीक है। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि BCC के अंदर ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि BCC की कोर लंबाई या किनारे की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो BCC की कोर या किनारे की लंबाई का सूत्र होता है a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें a प्राप्त हो गया। अब a जब हमें प्राप्त हो गया तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात करना है घन का कुल आयतन। तो घन के कुल आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का कुल आयतन, सूत्र क्या होता है हमारे पास a क्यूब, a पता चल गया, तो हम क्या रखेंगे, a की जगह ये मान रख देते हैं 4r अपॉन रूट 3 होल का थ्राइस, ठीक है। तो कितना मान प्राप्त होगा, तो देखिए 4r है, तो इसके द्वारा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 64 r क्यूब बटे रूट 3 है, तो रूट 3 से कितना मान प्राप्त होगा, देखो रूट 3 है तो 3 इंटू 3 रूट 3, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे प्राप्त हो गया BCC का के घन का कुल आयतन। BCC का कुल आयतन कितना हो गया, ये प्राप्त हो गया। तो दोनों हमें मान प्राप्त हो गए। देखिए पहला मान गोले का कुल आयतन हमें कितना प्राप्त हुआ था, 8/3 पाई r क्यूब। घन का कुल आयतन हमें कितना प्राप्त हुआ, 64 r क्यूब बटे 3 रूट 3, ठीक है। अब इन दोनों मानों को यहां पे रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी लिख देते हैं, कितनी निकली हमारी, देखिए गोले का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ 8/3 पाई r क्यूब बटे हमारे घन का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ 64 r क्यूब बटे 3 रूट 3 और इंटू 100, ठीक। ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। इसको और सिंपल तरीके से करें तो पैकिंग एफिशिएंसी या संगोलन क्षमता कितनी हो जाएगी 8/3 नीचे आ जाएगा इंटू पाई r क्यूब इंटू, अब देखिए 3 रूट 3 ऊपर की ओर चला जाएगा 3 रूट 3 इंटू 100, ठीक है। अब नीचे क्या रहा हमारे पास 64 r क्यूब। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो सिंपल तरीके से कट रही है उन संख्याओं को काट दे, तो r क्यूब से r क्यूब कटा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इसके अलावा 8 जो है वो 64 से भी कट जाता है, ठीक है। कितनी बार कटता है 8 बार, ठीक। अब देखिए कितना मान प्राप्त हुआ हमें, पैकिंग एफिशिएंसी प्राप्त हुई पाई रूट 3 अपॉन 8,
इंटू 100। अब इसे आगे और सॉल्व करें तो पाई का मान लिख दीजिए, तो 3.14 इंटू रूट 3 का मान हमें पता आना चाहिए 1.734 अपॉन 8 है, तो 8 का लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। बस अब सिंपल सा है, इसके अंदर भाग दीजिए। तो हमारे जो लास्ट आंसर हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 68%। तो हम कहते हैं कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68% होती है। सिंपल है कैलकुलेशन, इसके अंदर छोटे छोटे सवाल बहुत बनते हैं। शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी के लिए निम्न में से कौन सा सही होगा, तो एक मान ये भी दे रखा होता है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक, इसी के बाद में हमने पैकिंग एफिशिएंसी का मान रखकर और फिर आगे सॉल्व किया। ठीक, तो ये आप लोग को इस तरह से बीसीसी की संकुलन क्षमता निकालनी है।